आज हम विजुअल आर्ट में कंपोजिशन के बारे में बात करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि जब भी हम विजुअल आर्ट का कोई भी कोर्स कर रहे होते हैं, जैसे कि बीएफए, बीवीए, बीए या फिर कोई सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्स, तो हमें एक सब्जेक्ट मिलता है कंपोजिशन का। उस कंपोजिशन सब्जेक्ट के अंदर हम विजुअल आर्ट के अलग अलग एलिमेंट्स यानी स्पेस, लाइन, शेप, फॉर्म, वैल्यू, कलर, टेक्सचर्स एट्सेट्रा को कंपोज करके कोई डिज़ाइन क्रिएट करते हैं और उसी को कंपोजिशन कहा जाता है, जो कि कुछ इस तरह के दिखते हैं। तो कंपोजिशन की एक सिंपल सी डेफिनेशन क्या होगी? तो जो भी हमारे विजुअल आर्ट के जो एलिमेंट्स हैं, 7 एलिमेंट्स जिनके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, उसकी वीडियो की डिस्क्रिप्शन आपको बायो में मिल जाएगी। तो जो भी हमारे एलिमेंट्स हैं, स्पेस, लाइन, शेप, फॉर्म, वैल्यू, कलर और टेक्सचर, इन सबको मिला जुला के कोई ऐसा अरेंजमेंट तैयार किया जाए कि आपका जो आर्ट वर्क बने उससे वो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इम्पैक्ट कर पाए और आप जो बताना चाहते हो वो इजीली एक्सप्रेस हो जाए और सामने वाले को देख के अच्छा भी लगे। तो उसको क्या कहते हैं? अपन कंपोजिशन कहते हैं। तो उस कंपोजिशन को भी अच्छा दिखाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? कुछ विशेष प्रिंसिपल्स लगते हैं, कुछ सिद्धांत लगते हैं जिनको फॉलो करके हम अच्छे से अच्छा इम्पैक्टफुल आर्ट वर्क क्रिएट कर पाते हैं। तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल्स ऑफ कंपोजिशन। तो कंपोजिशन के कुल 7 बेसिक प्रिंसिपल्स माने जाते हैं। इनके अलावा भी होते हैं, पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस इन्हीं को दी जाती है। तो जिसके अंदर आता है बैलेंस, यूनिटी, कॉन्ट्रास्ट, एम्फेसिस, मूवमेंट, प्रोपोर्शन और रिदम, जिनका उपयोग करके आप बहुत ही इम्पैक्टफुल और अलग अलग प्रकार के आपके इंटरेस्टिंग कंपोजिशंस तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहला प्रिंसिपल क्या है? बैलेंस। तो आप पहले ये एक पेंटिंग देखिए, तो इसमें कुछ आपको अटपटा सा लग रहा है क्या? आपको ध्यान से देखिए, आपको समझ में आ रहा होगा कि ऐसा लग रहा है कि जैसे ये पेंटिंग क्या है, एक साइड झुकी हुई है या फिर झुक जाएगी। क्या कारण है इसका? तो इसका क्या कारण होता है? एक विजुअल वेट, यानी हम किसी चीज़ को देख के जो हमको जो उसका वेट महसूस होता है उसको क्या कहते हैं हम? विजुअल वेट। तो इसका विजुअल वेट एक साइड से ज़्यादा हो रहा है और एक साइड से कम हो रहा है, इसलिए आपको लग रहा है कि जैसे ये पेंटिंग एक साइड झुकी जाएगी। तो जब यही विजुअल वेट किसी एक पेंटिंग में या फिर किसी फोटो में भी ये बराबरी से दोनों तरफ जब डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, तब हमको उस पेंटिंग या फिर फोटोग्राफ में बैलेंस नज़र आता है। तो इसी को क्या कहते हैं हम? बैलेंस। अब बैलेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला होता है सिमेट्रिकल। आपको देख के ही समझ में आ जाएगा, उसके एग्जांपल्स मैं फोटो ग्राफ्स वगैरह डाल रहा हूँ यहाँ पे, तो देख के ही समझ में आएगा बैलेंस ये सिमेट्रिकल कैसे है। सिमेट्रिकल तब होगी जब दोनों साइड के एलिमेंट्स जो हैं एक जैसे बटे हुए हैं, तो वो सिमेट्रिकल होगा। और अगर छोटा और बड़ा, मतलब कुछ छोटे साइज़ के एलिमेंट्स और एक साइड बड़े साइज़ के एलिमेंट्स को प्रॉपरली जब डिस्ट्रीब्यूट करके जो बैलेंस क्रिएट किया जाता है वो एसिमेट्रिकल बैलेंस हो जाएगा। और जो तीसरा है वो रेडियल बैलेंस होता है। रेडियल बैलेंस में क्या होता है? एक सेंटर पॉइंट होता है और उसके आसपास चीज़ें डिस्ट्रीब्यूटेड रहती हैं, तो वो हो जाता है रेडियल बैलेंस। तो बैलेंस बहुत ही सिंपल था, यानी जो विजुअल वेट है उसको प्रॉपरली जब एक पेंटिंग में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो उससे बैलेंस क्रिएट होता है। आ गया समझ में? अब नेक्स्ट है यूनिटी। यूनिटी क्या है? आपकी पेंटिंग में आपके जो जितने भी एलिमेंट्स डले हुए हैं सबके बीच का एक कनेक्शन है। आप कोई भी पेंटिंग बना रहे हो, अगर आपकी कलर थीमिंग पूरी पेंटिंग में एक जैसी है तो वो पेंटिंग में आपको यूनिटी दिखाई देगी। लेकिन अगर आपका कलर थीम अलग अलग है, जैसे आप कभी फोटोग्राफ से अगर कोई चीज़ देख के बना रहे हो और कंपोजिशन आप खुद से क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, तो आप देखोगे कि फ़ोटो की जो कलर थीम तो अलग है, लेकिन आपकी पेंटिंग की जो बाकी चीज़ें हैं वो अलग जा रही हैं, तो उसमें यूनिटी क्रिएट नहीं होती। इस कारण से वो पेंटिंग अच्छी नहीं दिखाई देती।
आपने देखा होगा जब आप फ़ोटो भी एडिट कर रहे हो, बैकग्राउंड चेंज कर रहे हो अपनी फ़ोटो का, तो बैकग्राउंड आपसे अलग क्यों जाता है? क्योंकि आप दोनों के बीच में क्या है, यूनिटी नहीं बन पा रही है, कनेक्शन नहीं बन पा रहा है। क्यों नहीं बन पा रहा है? क्योंकि आपकी बॉडी पे जो लाइटिंग पड़ रही है वो बैकग्राउंड की लाइटिंग से अलग है। तो इसको ठीक करने के लिए कई बार हम उसका कलर गायब कर देते हैं, यानी ब्लैक एंड वाइट कर देते हैं। तो क्या होता है कि यूनिटी सी आ जाती है। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी में जो कलर है वो भी गायब हो गया और जो बैकग्राउंड का है वो भी गायब हो गया। तो एक तरीके से उसका एक थीम डिसाइड हो गया है कि ये ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो है। तो इस कारण से उसमें यूनिटी आ जाती है। तो यूनिटी यही है कि जितने भी आप एलिमेंट्स उसमें डाल रहे हो किसी भी पेंटिंग में, उन सब के बीच में एक कनेक्शन दिखने लग जाए। तो वो क्या हो जाता है, यूनिटी हो गई। अब आता है नेक्स्ट प्रिंसिपल, कंट्रास्ट। अब कंट्रास्ट क्या है? तो कंट्रास्ट वर्ड आपने फोटोग्राफी जो भी करते होंगे, आजकल तो हर कोई फोटोग्राफी करता ही है, तो कंट्रास्ट एक ऑप्शन होता है आपके कैमरा में। तो उससे होता क्या है, कंट्रास्ट का मतलब ये होता है कि जो भी शेड है और लाइट है, उन दोनों के बीच में जितना डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा आपका कंट्रास्ट बढ़ा हुआ कहलाएगा। यानी जो चीज़ हाईलाइट हो रही है वो और ज़्यादा हाईलाइट हो जाएगी और जो डार्क है वो और ज़्यादा डार्क हो जाएगा। तो ये ऑप्शन होता है कंट्रास्ट का कैमरा में। तो इसका सिंपल सा अर्थ ये है कि मतलब कोई भी पेंटिंग है आपकी, उसमें जिस चीज़ को आप ज़्यादा दिखाना चाहते हो, आप चाहते हो कि इस चीज़ में आपका ध्यान जाए, तो उसका कंट्रास्ट बढ़ाने के लिए आप अलग-अलग चीज़ें कर सकते हो। जैसे उसके एजेस शार्प हों बाकी चीज़ों से, तो वो कंट्रास्ट क्रिएट हो सकता है, या फिर उसका कलर बाकियों से अलग हो, या सैचुरेशन आप उसका बढ़ा दो तो भी कंट्रास्ट क्रिएट हो जाएगा, या फिर उसके आसपास डार्कनेस ज़्यादा ला दो और उसमें लाइट थोड़ी-सी बढ़ा दो, तो वो भी कंट्रास्ट है। तो ये सिंपल सी चीज़ है कंट्रास्ट। अब नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या है, एम्फेसिस। एम्फेसिस क्या है? एम्फेसिस में होता यह है कि आपको एक फोकल पॉइंट क्रिएट करना होता है किसी पेंटिंग में। आप चाहते हो कि आपका जो व्यूअर है वो इस जगह को देखे, फिर इस जगह को देखे, तो आप उसमें फोकल पॉइंट्स क्रिएट कर देते हो। कैसे क्रिएट करते हैं? कोई भी कंट्रास्ट लाके उसमें कुछ कलर अलग कर दो, या फिर ज़्यादा फोकस में रखने के लिए क्या करना होता है, उसको ज़्यादा शार्प बनाओ, बाकी चीज़ें ब्लर रखो। तो इससे भी क्या होता है, फोकल पॉइंट क्रिएट हो जाता है और आपका आई मूवमेंट उसके हिसाब से होता है। तो ये है सिंपल सा एम्फेसिस। और इसके बाद आता है मूवमेंट। अब मूवमेंट क्या है? आपने कुछ पेंटिंग्स देखी होंगी जिसमें कुछ लोग दिखाई देते हैं जो हवा में हैं, या फिर उनके कपड़े उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, या फिर कोई बारिश का मौसम है, या फिर नाव वाली कोई पेंटिंग है जिसमें पानी की लहरें उड़ते हुए दिखाई देती हैं, और एक कमाल का उसमें एक मोशन सा दिखाई देता है। तो उसी को क्या कहते हैं हम, मूवमेंट। किसी पेंटिंग में मूवमेंट उसी को कहते हैं। तो ये करने के लिए हम कई बार डायगोनल्स या फिर कर्व्ड लाइंस वगैरह का यूज़ करते हैं अपनी पेंटिंग में, जिससे ये एक व्यूअर इंटरेस्ट क्रिएट करता है। अब आता है प्रपोर्शन। प्रपोर्शन रिलेटेड है साइजेस से, साइज़ और शेप अलग अलग चीज़ों की। तो जितनी भी फिगरेटिव पेंटिंग्स हैं, आप देखेंगे कि जितने भी उसमें फिगर्स होते हैं उन सब के जो साइजेस हैं या फिर शेप्स हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड ही होते हैं। अगर आपने उसमें कुछ डिस्टॉर्शन किया तो वो पेंटिंग गड़बड़ ही लगेगी, मतलब सामने वाले को समझ में नहीं आएगी और वो सामने वाला ऐसे ही रिजेक्ट कर देगा। जबकि कोई एब्स्ट्रैक्ट टाइप की पेंटिंग है तो उसमें आपका थोड़ा बहुत डिस्टॉर्शन चलता है, थोड़ा बहुत क्या पूरा ही डिस्टॉर्ट कर दिया जाता है एब्स्ट्रैक्ट्स में। तो पर जितने भी रियलिस्टिक आर्ट वर्क्स हैं सब में आपको प्रोपोर्शन पर पूरा ध्यान देना होता है। अब नेक्स्ट है रिदम। जैसे म्यूज़िक में रिदम होता है वैसे ही पेंटिंग में भी रिदम हो सकता है।
रिदम कैसे क्रिएट करा जाता है? किसी भी चीज़ के रिपीटिशन से। आपका कोई भी पैटर्न जो आपकी पेंटिंग में बार बार आ रहा है, या फिर कोई एलिमेंट आप रिपीट कर रहे हो, इसकी मदद से आप अपने व्यूअर्स को एंगेज करके रख सकते हो आपके आर्ट वर्क में, और यही रिदम कहलाता है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये सारे प्रिंसिपल्स ऑफ कंपोजिशन समझ में आ गए होंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।